किसी भी सरकारी नौकरी का रिजल्ट जब भी आता है तो अक्सर हम सब सिर्फ दो ही चीजें देखते हैं, मतलब या तो पास या फेल। हाँ बिल्कुल, कट ऑफ कितना गया या मेरिट लिस्ट में किसका नाम है, बस यही सब। सही कहा। लेकिन आज जो हमारे सामने है मध्य प्रदेश का एक दस्तावेज है जो महज कोई पास या फेल की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस है। हाँ, और ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसे हम आमतौर पर ESB कहते हैं, वहां से 25 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। और ये है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम। और देखिए, पहले नजर में ये महज एक पन्ने का दस्तावेज, कुछ तारीखों और नीरस आंकड़ों का पुलिंदा लग सकता है। लेकिन अगर हम इसकी परतों को उधेड़ें तो ये 1 लाख से अधिक उम्मीदवारों की दिन रात की मेहनत और राज्य की एक विशाल प्रशासनिक मशीनरी के काम करने के तरीके का एक बहुत ही पारदर्शी आईना है। बिल्कुल पारदर्शी आईना। तो आज के हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही है कि हम इस एक पन्ने के दस्तावेज के पीछे छिपी उस पूरी व्यवस्था को समझें, मतलब उन जटिल नियमों और बारीक प्रक्रियाओं को डिकोड करें जो अक्सर हम एक आम इंसान की समझ से बाहर ही रह जाते हैं। और एक दिलचस्प बात बताऊं, जब हम इस तरह के आधिकारिक दस्तावेजों को गहराई से पढ़ते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? ये कि ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि रिजल्ट क्या है, बल्कि ये पूरी तरह से इस बात की कहानी बयां कर रहा है कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। कैसे और क्यों? हाँ, मतलब एक सरकारी व्यवस्था किसी इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया को किन नियमों के तहत चलाती है, संभावित कानूनी अड़चनों से कैसे बचती है और तकनीकी चुनौतियों को कैसे संभालती है। ये दस्तावेज उस पूरी कार्य प्रणाली का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट वाली बात मुझे बहुत सही लगी। और इस ब्लूप्रिंट का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो इसके शीर्षक में ही छिपा है, वो 87% वाला। हाँ वही, दस्तावेज के बिल्कुल ऊपर बोल्ड अक्षरों में साफ साफ लिखा है 87% मुख्य भाग, और ब्रैकेट में लिखा है 14% OBC पदों के साथ। ये किसी को भी उलझा सकता है। जाहिर है, मतलब कोई भी सामान्य इंसान इसे पढ़ेगा तो उसका दिमाग तो चकरा ही जाएगा कि भाई परीक्षा तो 100% पदों के लिए हुई होगी ना। बिल्कुल। फिर ये रिजल्ट सिर्फ 87% का क्यों आ रहा है? बाकी के 13% कहाँ हवा में गायब हो गए? वो गायब नहीं हुए हैं। हाँ, इस रहस्य को तो हम अभी थोड़ी देर में सुलझाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जरा इस परीक्षा के स्केल को, इसके विशाल पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। स्केल को समझे बिना हम इस रिजल्ट की अहमियत नहीं समझ सकते। और दस्तावेज में जो आधिकारिक आंकड़े दिए गए हैं वो अपने आप में किसी बड़े इवेंट मैनेजमेंट से कम नहीं है। मतलब कुल 1,10,745 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए। 1,10,000 से ज्यादा, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इनमें से 1,03,494 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और 7,251 अनुपस्थित रहे। और ये पूरी परीक्षा 9 अक्टूबर 2025 से लेकर 13 अक्टूबर 2025 तक, यानी पूरे 5 दिन चली। अब इस स्केल को जरा जमीनी हकीकत के चश्मे से देखिए। 1 लाख से ज्यादा छात्रों का परीक्षा देना ये महज कोई स्प्रेडशीट का आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 5 दिनों तक लगातार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक दुस्वप्न हो सकता है प्रशासन के लिए। दस्तावेज साफ बताता है कि ये परीक्षा 11 प्रमुख शहरों में हुई। हाँ, मैंने देखा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। अब देखिए, इंदौर या भोपाल जैसे महानगरों में तो हजारों कंप्यूटर वाले सेंटर आसानी से मिल जाते हैं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल। लेकिन सीधी, नीमच या खंडवा जैसे छोटे शहरों में ये व्यवस्था करना ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। वहाँ एक साथ हजारों वर्किंग कंप्यूटर स्क्रीन की व्यवस्था करना, फिर 5 दिनों तक बिना रुके बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करना, हाई स्पीड इंटरनेट, और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह की नकल या सर्वर हैकिंग को रोकना। ये तो प्रशासन की क्षमता का भी एक बहुत बड़ा टेस्ट हो गया। सटीक रूप से। ये सिर्फ बच्चों का टेस्ट नहीं था, पूरी सरकारी मशीनरी का टेस्ट था। और एक और चीज जो इसी शुरुआत में ही लिखी है कि ये परीक्षा 2 अलग-अलग विभागों के लिए एक साथ करवाई गई। हाँ, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग। हाँ, मतलब दोनों ने मिलकर एक ही संयुक्त परीक्षा करवा ली। ये असल में एक बहुत ही व्यवहारिक कदम है।
अलग अलग परीक्षा करवाने का मतलब है प्रशासन का 2 गुना पैसा और समय खर्च होना। और उम्मीदवारों का भी तो बार बार फॉर्म भरना और सफर करना बच गया। बिल्कुल। एक ही संयुक्त व्यवस्था बनाकर एएसबी ने संसाधनों की बहुत बड़ी बचत की है। हालांकि इससे मेरिट लिस्ट बनाने का काम थोड़ा और जटिल जरूर हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि दोनों विभागों की अपनी अपनी अलग रिक्तियां होती हैं और उनके नियम भी थोड़े अलग होते हैं। समझ गई। खैर, लॉजिस्टिक्स तो साफ हो गया कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अब वापस लौटते हैं उसी सबसे बड़े सवाल पर जिसने शुरुआत में ही दिमाग उलझा दिया था। वो 87% वाला फॉर्मूला। हाँ, मतलब सिस्टम ने 100% की जगह 87% रिजल्ट दिया। क्या 13% कुर्सियां जानबूझकर खाली छोड़ दी गई? नहीं, कुर्सियां खाली नहीं छोड़ी गई हैं। और ये 14% ओबीसी वाला ब्रैकेट, इसमें क्या कर रहा है? देखिए, ये असल में प्रशासनिक और कानूनी संतुलन बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। कई बार ऐसा होता है कि आरक्षण की सीमा या किसी विशेष वर्ग के कोटे को लेकर मामले अदालत में होते हैं। यानी कानूनी पेंच फंसे होते हैं। बिल्कुल, कानूनी सुरक्षा चल रही होती है। अब ऐसे में प्रशासन के पास 2 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि जब तक अदालत का अंतिम फैसला ना आ जाए तब तक पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रोक कर रखा जाए। लेकिन वो तो उन लाखों युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा जो सालों से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। यही तो बात है। इसीलिए प्रशासन ये दूसरा और बीच का रास्ता निकालता है, जिसे हम 87% का फॉर्मूला कहते हैं। तो वे उन 87% पदों पर रिजल्ट दे देते हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। बिल्कुल सही। जिन पदों पर कोई कानूनी पेंच नहीं फंसा है उनका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाता है। और इसी 87% के भीतर 14% ओबीसी के पद भी सुरक्षित रखे गए हैं, जैसा कि शीर्षक में ही स्पष्ट कर दिया गया है। अच्छा, तो बाकी बचे हुए 13% का क्या होता है? उस बचे हुए 13% पदों के रिजल्ट को एक तरह से होल्ड पर या सुरक्षित रख लिया जाता है। जैसे ही उस हिस्से पर अदालत से कानूनी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, उस 13% का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। मतलब जिन 87% उम्मीदवारों की राह में कोई कानूनी अड़चन है ही नहीं, उन्हें खामख्वाह इंतजार क्यों करवाया जाए? सही बात है, उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जो उम्मीदवार उस 13% के दायरे में आते होंगे वे तो अभी अधर में ही लटके हुए हैं ना? तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, उनका परिणाम सुरक्षित रखा गया है। और मैं मानता हूं कि ये किसी भी उम्मीदवार के लिए थोड़ा निराशाजनक तो हो सकता है। बहुत निराशाजनक होगा। लेकिन अगर हम पूरी व्यवस्था के नजरिए से देखें तो पूरी ट्रेन को स्टेशन पर रोकने से बेहतर है कि जितने डिब्बे सुरक्षित आगे बढ़ सकते हैं उन्हें मंजिल तक पहुंचाया जाए। ये तो काफी यथार्थवादी अप्रोच है। ये दर्शाता है कि प्रशासनिक मशीनरी कितने यथार्थवादी तरीके से काम कर रही है। और ये यथार्थवाद परीक्षा के मूल्यांकन के तरीके में भी मुझे साफ झलकता हुआ दिख रहा है। दस्तावेज के अगले हिस्से में एक बहुत भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, परसेंटाइल। हाँ, परसेंटाइल सिस्टम। ये कहता है कि रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर बना है। अब आमतौर पर तो हम बचपन से प्रतिशत या परसेंटेज सुनते आए हैं। मतलब अगर 100 में से 80 नंबर आए तो 80% हो गए। साधारण गणित। हाँ, लेकिन जब 5 दिनों तक अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा हो रही है तो जाहिर है कि हर शिफ्ट का पेपर अलग ही होगा। बिल्कुल अलग होगा। मतलब अगर मेरी शिफ्ट में गणित के सवाल एकदम बाउंसर आ गए, बहुत कठिन थे, और किसी दूसरे दिन वाले की शिफ्ट में सवाल बिल्कुल आसान आ गए, तो ये तो गैर बराबरी हो गई। वही तो मंडल ये कैसे सुनिश्चित कर रहा है कि मुझे उस कठिन पेपर की सजा न मिले? यहीं पर नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल सिस्टम पूरी तस्वीर में आते हैं। अगर सीधे अंकों यानी उसी साधारण प्रतिशत के आधार पर रिजल्ट बनता तो निश्चित रूप से आपके साथ अन्याय होता। हाँ, क्योंकि मेरा पेपर कठिन था। बिल्कुल। परसेंटाइल सिस्टम आपके सीधे अंकों को देखता ही नहीं है जी। ये देखता है कि आपने अपनी शिफ्ट में उस विशेष कठिन या आसान पेपर में अपने साथ परीक्षा देने वाले कितने प्रतिशत उम्मीदवारों को पछाड़ा है। आसान भाषा में कहें तो मेरी रेस पूरे 1 लाख लोगों से नहीं है। नहीं, मेरी रेस सिर्फ उन लोगों के साथ है जो मेरे ही दिन मेरी ही शिफ्ट में मेरे जैसा ही कठिन पेपर दे रहे थे। सटीक रूप से। और मंडल ने सिर्फ एक कंप्यूटर फॉर्मूला लगाकर रिजल्ट नहीं थोप दिया है। इस दस्तावेज में एक पूरी पारदर्शी प्रक्रिया बताई गई है। वो मॉडल आंसर की वाली प्रक्रिया। हाँ, परीक्षा खत्म होने के बाद सबसे पहले मंडल ने एक आदर्श उत्तर कुंजी यानी मॉडल आंसर की अपनी वेबसाइट पर अपलोड की, ताकि सब देख सकें। बिल्कुल। इसके बाद उम्मीदवारों को बाकायदा मौका दिया गया कि अगर उन्हें लगता है कि मंडल का कोई जवाब गलत है या कोई सवाल ही गलत पूछा गया था तो वे अपनी आपत्ति या ऑब्जेक्शन दर्ज कराएं। ये तो काफी लोकतांत्रिक लग रहा है। मतलब एक उम्मीदवार मंडल को खुलेआम चुनौती दे सकता है कि आपका सवाल गलत है। हाँ, बिल्कुल दे सकता है और ये बहुत जरूरी भी है।
इसके बाद विषय विशेषज्ञों की एक पूरी समिति बैठती है जिसे कि कमेटी कहते हैं। अच्छा, तो वो आपत्तियों की जांच करते हैं? हाँ, वो समिति हर एक आपत्ति की विस्तार से जांच करती है। अगर कोई सवाल वाकई गलत पाया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाता है और उसका फायदा सभी को नियमानुसार मिलता है। मतलब किसी एक की आपत्ति का फायदा पूरी शिफ्ट को मिल सकता है? बिल्कुल। इस पूरी स्क्रूटनी के बाद जो अंतिम उत्तर कुंजी बनती है उसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन लगाकर यह परसेंटाइल रिजल्ट तैयार किया गया है। ये व्यवस्था सच में एक छात्र को ये भरोसा तो दिलाती है कि बंद कमरों में कोई मनमानी नहीं हुई है। हाँ, उनकी आपत्तियों को सुना गया है और बाकायदा जांचा गया है। और ये पारदर्शिता बहुत जरूरी भी है यार, क्योंकि जब 1 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा दे रहे हो तो ये गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। एक एक नंबर मायने रखता है। एक नंबर दशमलव के बाद के अंक भी मायने रखते हैं। हाँ, और इसी प्रतिस्पर्धा से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिसका जिक्र इस दस्तावेज के पॉइंट 4 में किया गया है। टाई ब्रेकर की बात कर रही हैं? हाँ, सोचिए 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। ऐसा तो पक्का हुआ होगा कि रमेश और सुरेश दोनों के नंबर परसेंटाइल के बाद बिल्कुल समान आ गए हों। ऐसा अक्सर होता है। मान लीजिए दोनों का स्कोर 85.534 है, बिल्कुल सेम। अब एक ही कुर्सी खाली है, तो नौकरी किसे मिलेगी? इसे ही प्रशासनिक भाषा में टाई ब्रेकर की स्थिति कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से रमेश या सुरेश को नहीं चुन सकता। तो फिर कैसे तय होता है? कोई लॉटरी या टॉस? सरकारी तंत्र में टॉस नहीं उछाले जाते। हर चीज का एक पूर्व निर्धारित नियम होता है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है कि इसके लिए नियम पुस्तिका में उल्लेखित आपसी सहवरिष्ठता नियम का कड़ाई से पालन किया गया है। आपसी सहवरिष्ठता नियम ये काम कैसे करता है? जब अंक बिल्कुल समान होते हैं तो सबसे आम और पहला मापदंड उम्र का होता है। उम्र का? हाँ, जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा होता है उसे मेरिट लिस्ट में रमेश या सुरेश में से ऊपर रखा जाएगा। उम्र में बड़े को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्या अनुभव के कारण? अनुभव से ज्यादा ये अवसर का मामला है। अच्छा। देखिए, जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा है उसके पास भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने के अवसर कम बचे हैं। हो सकता है वो अपनी अधिकतम आयु सीमा के बिल्कुल करीब हो। हाँ, ये बात तो है। छोटे वाले के पास तो और भी मौके होंगे आगे। इसीलिए व्यवस्था बड़े उम्मीदवार को पहला मौका देती है। अब मान लीजिए कि उम्र भी बिल्कुल एक समान निकल जाए, जो कि दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं है। बिल्कुल। तो फिर नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखा जाता है, या फिर उनकी शैक्षणिक योग्यता में मिले अंकों के देखा जाता है। मतलब कुछ ना कुछ आधार तो होता ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंडल ये सब नियम रिजल्ट आने के बाद बैठकर तय नहीं करता। ये पहले से तय होते हैं। हाँ, ये सब उस रूल बुक में पहले दिन से लिखा होता है जब परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। नियमों की बात हो ही रही है तो दस्तावेज के भीतर एक और नियम है जो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा। पॉइंट नंबर 3 में पीडब्ल्यूडी श्रेणी वाला। हाँ, ये निशक्त जन संवर्ग के उम्मीदवारों के बारे में है। दस्तावेज कहता है कि जो EHVH, LD या MD श्रेणी के निशक्त जन उम्मीदवार हैं उन्हें बिना वर्ग या ओपन के उनके मूल वर्ग की मेरिट के आधार पर ही पद दिए गए। ये थोड़ा ज्यादा तकनीकी हो गया। आसान भाषा में समझे तो क्या हर बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स बना दिया गया है? ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एक बहुत ही सटीक और अक्सर उलझा देने वाला नियम है, पर आपका वो बॉक्स के अंदर बॉक्स वाला उदाहरण बिल्कुल सही है। इसे थोड़ा और आसान करके समझाएंगे? बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक उम्मीदवार दृष्टिबाधित यानी VH श्रेणी में आता है और उसका मूल वर्ग अनुसूचित जाति यानी SC है। ठीक है। तो सिस्टम उसे सामान्य या ओपन कैटेगरी की आरक्षित सीटों में नहीं डालेगा, बल्कि उसे SC वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उसी के भीतर जो दृष्टिबाधित कोटे की सीटें हैं वहीं जगह दी जाएगी। अच्छा, मतलब वो अपने मूल वर्ग के बाहर नहीं जाएगा। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि आरक्षण का जो मूल गणित है वो ना बिगड़े और हर वर्ग को उसका तय हिस्सा सही तरीके से मिले। लेकिन अंकुर, इसी पॉइंट में एक और बात लिखी है जो सच में अजीब है और मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी। कौन सी? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन निशक्तजन उम्मीदवारों के लिए कोई प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की गई है। हाँ, ये पॉइंट ध्यान देने लायक है। ही करता है तो वो कुर्सी खाली रह जाएगी, लेकिन उसके नीचे वाले को मौका नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? आमतौर पर तो हर रिजल्ट के साथ एक वेटिंग लिस्ट आती ही है। ये वाकई एक ऐसा बिंदु है जो सीधे तौर पर समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन इसके पीछे कई प्रशासनिक या नीतिगत कारण हो सकते हैं। जैसे कि कई बार किसी विशिष्ट श्रेणी में पदों की संख्या इतनी सटीक और सीमित होती है, या फिर योग्य उम्मीदवारों का पूल ही इतना छोटा होता है कि प्रतीक्षा सूची बनाने का कोई व्यवहारिक अर्थ ही नहीं रह जाता। अच्छा, मतलब बच्चे ही नहीं होते उतने? ये भी हो सकता है। या फिर ये उन 2 विभागों जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी,
स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य, उनकी अपनी कोई आंतरिक नीति हो सकती है कि वे बची हुई रिक्तियों को अगली भर्ती परीक्षा में बैकलॉग के रूप में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। बिल्कुल। मंडल ने तो सिर्फ उस नीति का पालन करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि इस श्रेणी के लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, ताकि बाद में कोई बवाल ना हो। हाँ, ताकि बाद में कोई उम्मीदवार आरटीआई या कोर्ट केस के जरिए ये दावा न करे कि वो तो वेटिंग लिस्ट में था, उसे नौकरी क्यों नहीं मिली। सब कुछ लिखित में साफ कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जिनका नाम इस मेरिट लिस्ट में आ गया है उनकी नौकरी 100% पक्की हो गई? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्या वे कल से स्कूल जाके पढ़ाना शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो किसी भी उम्मीदवार या आम इंसान को हो सकती है। मेरिट लिस्ट में नाम आना मंजिल नहीं है, ये सिर्फ पहला दरवाजा पार करना है। पहला दरवाजा? तो अभी और क्या बचा है? देखिए, मंडल यानी ईएसबी कोई नियोक्ता या एम्प्लॉयर नहीं है, वो आपको नौकरी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ एक परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी है। तो फिर लिस्ट का क्या मतलब? मंडल का काम सिर्फ इतना है कि उसने परीक्षा ली और उम्मीदवार ने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दी थी कि वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है या फला जाति से आता है या उसके पास ये वाली डिग्री है, मंडल ने उस जानकारी को सच मानकर उसके आधार पर ये मेरिट लिस्ट बना दी। एक मिनट, मतलब मंडल ने ये चेक नहीं किया कि वो दस्तावेज असली है भी या नहीं? नहीं। अगर किसी ने फॉर्म में लिख दिया कि वो ओबीसी है तो मंडल ने उसे ओबीसी मान लिया? बिल्कुल। मंडल के पास वो अधिकार या संसाधन ही नहीं है कि वो 1 लाख लोगों के घर जाकर उनके दस्तावेज चेक करें। ओहो, तो फिर असली चेकिंग कब होती है? मंडल ने तो योग्य उम्मीदवारों की ये लिस्ट बनाकर संबंधित विभागों को सौंप दी है। अब असली काम स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग का है। अच्छा। विभाग हर एक उम्मीदवार को बुलाएगा, उसके मूल प्रमाण पत्र देखेगा, उसका बाकायदा दस्तावेज सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। और अगर वहां कोई गड़बड़ मिली तो? के पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है तो विभाग के पास उसे तुरंत अयोग्य घोषित करने का पूरा अधिकार है। नियुक्ति के नियम, शर्तें और अंतिम निर्णय पूरी तरह से विभाग के हाथ में ही हैं। यानी मंडल ने बस एक छन्नी का काम किया है, कचरा बाहर और जो बचे उन्हें विभाग को सौंप दिया। सही उदाहरण है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से दस्तावेज के बिल्कुल अंत में मंडल ने अपने लिए एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच पहन लिया है। आप पॉइंट 8 और 9 की बात कर रही हैं? हाँ, अगर हम इस नोटिस के आखिरी पॉइंट्स की तरफ देखें तो वहां साफ साफ लिखा है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत यदि कोई तकनीकी त्रुटि संज्ञान में आती है तो परिणाम में सुधार करने का अधिकार मंडल के पास सुरक्षित रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड क्लॉज है। मतलब अगर कल को सिस्टम में कोई टाइपिंग मिस्टेक या कंप्यूटर ग्लिच निकल आए तो मंडल ये रिजल्ट बदल भी सकता है। और ये कानूनी दृष्टिकोण से एक बहुत ही अनिवार्य खंड है। देखिए, जब आप एक ऐसी विशाल व्यवस्था चला रहे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा है, कई शिफ्टों के लाखों प्रश्न और उनके उत्तर हैं, नॉर्मलाइजेशन के जटिल गणितीय फॉर्मूले हैं, तो आप पूरी तरह से मशीनों और सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं। मशीनें भी तो गलती कर सकती हैं। बिल्कुल। मानवीय या तकनीकी भूल की संभावना हमेशा बनी ही रहती है। मान लीजिए सॉफ्टवेयर में किसी कोडिंग एरर की वजह से किसी की जन्मतिथि ही गलत पढ़ ली गई और टाई ब्रेकर का नियम गलत लग दिया, रमेश की जगह सुरेश को सीट मिल गई। एकदम सही पकड़े। तो अगर मंडल ये सुरक्षा कवच वाली लाइन न लिखे तो एक छोटी सी तकनीकी गलती के लिए पूरा विभाग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रह जाएगा। ये लाइन मंडल को अधिकार देती है कि अगर कोई वास्तविक गलती पकड़ में आए तो उसे चुपचाप सुधारा जा सके। चुपचाप नहीं, बाकायदा नोटिस निकालकर सुधारा जा सके। और इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए यह भी बता दिया गया है कि पूरा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। हाँ, वेबसाइट का नाम भी दिया है www.esb.mp.gov.in, जहां से हर उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकता है। तो सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। तो आज के इस विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये बिल्कुल साफ है कि 25 फरवरी 2026 को जारी हुआ ये 1 पन्ने का दस्तावेज कोई मामूली कागज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लाखों डेटा पॉइंट्स, परसेंटाइल कैलकुलेशन की जटिल गणित, 87% का संतुलन बनाने की प्रशासनिक कला, टाई ब्रेकर जैसे बारीक नियमों और एक पूरी व्यवस्था के पारदर्शी तरीके से काम करने का जीता जागता सबूत है। मैं कहूंगा कि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि एक विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में भर्ती प्रक्रिया कितनी सावधानी, जवाबदेही और कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर संचालित की जाती है। यह असल में एक छात्र की मेहनत और राज्य की कार्यप्रणाली का एक बहुत ही सुंदर संगम है। वाकई बहुत सुंदर संगम है। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा के बाद इन सब नियमों और आंकड़ों के बीच एक बात है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रही है। वो क्या?
और मैं चाहूंगी कि इस विश्लेषण को खत्म करते समय हम सब उस पर थोड़ा विचार जरूर करें। इस दस्तावेज के पहले ही पैराग्राफ में एक आंकड़ा था, 7,251। अनुपस्थित उम्मीदवारों का आंकड़ा। हाँ, आज के इस दौर में जहां सरकारी नौकरी पाने के लिए इतनी भयानक होड़ मची है, जहां उम्मीदवार एक दशमलव अंक के लिए सालों तक दिन रात एक कर देते हैं, वहां ऐसे 7,251 लोग थे जिन्होंने परीक्षा का फॉर्म भरा, फीस भी दी होगी। फीस दी, उनका प्रवेश पत्र भी आ गया, लेकिन वे परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। वो कौन सी मजबूरियां रही होंगी? क्या 11 शहरों तक पहुंचने का किराया नहीं था उनके पास? या स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या आ गई होगी? या फिर सिस्टम से लड़ते लड़ते किसी की उम्मीद ही टूट गई होगी। इतने सारे लोगों का इस रेस से ऐन वक्त पर बाहर हो जाना, ये इस एक पन्ने के रिजल्ट का शायद सबसे बड़ा और अनकहा सच है। ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ आज की हमारी इस गहन चर्चा को हम यहीं रोकते हैं।